Good evening, all of you. Just we'll wait for 2 minutes so that all of you can join. Okay, so welcome to all of you. जैसा कि कल हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर रोटेशनल मोशन के जो बेसिक कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे। सर्कुलर मोशन के अंदर जो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब हमने कल देखा था। तो अभी आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तो उसका कंटिन्यूएशन आज हम देखेंगे कि जिसमें रोटेशनल मोशन के अंदर जो कंसेप्ट हमने कल देखे थे, तो उसमें सबसे लास्ट में हमने ये देखा था कि व्हेनेवर अ व्हीकल, कोई भी फोर व्हीलर जब भी टर्न लेता है तो उस केस में क्या होता है ना कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक काम करता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स ही वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जैसा काम करता है। क्या होगा ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए काम करता है, और उसकी वजह से हमने ये भी देखा था कि उसका जो सेफ्टी स्पीड लिमिट है वो निकाला जाता है यूजिंग द फैक्ट दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इट हैज टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों का इक्वेशन जो है वो इक्वेट करके हमने कल एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो कि V इक्वल टू रूट म्यू आर जी। याद होगा सभी को। तो उसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज किया था, दैट इज centrifugal force is given by mv square upon r, and at the same time the centrifugal force is mv square upon r, no doubt, and frictional force is given by mu mg. Actually it is given by mu into n, but as we know that n is same as mg, so we have seen that it is equal to mu into mg, and दोनों को इक्वेट करने से हमने ये देखा था कि जो फोर्सेस है तो उसके अंदर मास जो है वो कैंसिल हो जाता है, और मास कैंसिल होने की वजह से हमको फाइनल रिजल्ट जो मिलता है वो v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये इक्वेशन हमको मिल जाता है। If we have a vehicle which is traveling along the plain curved road like this, then one force acts on it. Is it the centrifugal force? तो एक फोर्स जो काम करता है तो एक फोर्स जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो कि mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर हुआ करता है। और दूसरा फोर्स काम कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे होता है, और वो म्यू इंटू mg के बराबर हुआ करता है। और अगर इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करने से हमको mm कैंसिल हो जाता है, और हमको जो इक्वेशन मिलता है तो देखिए
ठीक से यहाँ पे mv square upon r is going to be same as mu into mg. Here m gets cancelled from both sides and we can say that v square becomes simply equal to root of mu rg, and hence becomes v square nahi, only v square will be equal to simply mu rg, and hence v becomes equal to root of mu rg. तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है फॉर द सेफ्टी स्पीड लिमिट फॉर अ व्हीकल व्हिच इज ट्रैवलिंग अलोंग अ प्लेन कर्व्ड रोड. तो जब भी किसी टर्न पे अगर हमने जाके देखा होगा, तो जैसे ही व्हीकल टर्न लेता है तो उस टर्न के ऊपर हमेशा इस टाइप के कुछ बोर्ड रहते हैं, स्पीड लिमिट बोर्ड रहते हैं. जैसे यहाँ पे ये टर्न है तो यहाँ पे एक सपोज बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज लाइक सपोज 25 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो स्पीड लिमिट्स है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये स्पीड लिमिट बोर्ड पे हम कैसे ये निकालते हैं स्पीड की, कितने स्पीड से हमको व्हीकल लेके जाना है ताकि हमारा गाड़ी स्लिप ना हो. तो ये जो 25 किलोमीटर पर आवर ये जो स्पीड हमने निकाला है ये एक्चुअली इसी फॉर्मूला से बनाया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे अभी तक बनाया. दिस इज कॉल्ड एज द सेफ्टी स्पीड लिमिट फॉर अ व्हीकल व्हिच इज ट्रैवलिंग अलोंग अ प्लेन कर्व्ड रोड. ये वर्ड्स याद रखिए ठीक से, प्लेन कर्व्ड रोड. ये इसमें अच्छी तरह से हमको याद रखना है, प्लेन कर्व्ड रोड. तो प्लेन कर्व्ड रोड पे जो व्हीकल ट्रैवल करता है या टर्न लेता है तो उस केस में उसका जो सेफ्टी स्पीड लिमिट है वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि देखिए ठीक से कि अगर ये फॉर्मूला तो वैसे बना हुआ है तो ये फॉर्मूला एक्चुअली बना हुआ है इसके लिए कि रोड के ऊपर जाने के टाइम सेफ्टी स्पीड लिमिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है. लेकिन एक्चुअली हम इसको इवन यूज कर सकते हैं एक दूसरे सिचुएशन में. देखिए ठीक से सिचुएशन भले अलग है लेकिन एक्चुअली जो कंडीशन है वो सेम ही है, देख सकते हैं. तो सपोज हमारे पास एक डिस्क है, ये मान लो एक डिस्क है हमारे पास. एक डिस्क हमने यहाँ पे रखा हुआ है और समझो कि इसको हमने घुमा दिया. इस टाइप का एक डिस्क है सपोज हमारे पास. और इस डिस्क को अगर सपोज हम घुमा देते हैं इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये डिस्क सपोज घूम रहा है इस तरह से. अभी मान लो कि यहाँ पे एक हम कॉइन रख देते हैं, ठीक है ना. एक कॉइन जो है तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये कॉइन है. और अभी हम देख सकते हैं कि जैसे ये डिस्क घूमता है, सपोज इस डायरेक्शन में ये डिस्क घूम रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे डिस्क घूमता है तो इस कॉइन के ऊपर भी दो फोर्सेस काम करने लग जाते हैं. एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन की वजह से, since this disk is rotating in a horizontal vertical axis, तो उसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काम करेगा इसके ऊपर बाहर की तरफ, और दूसरा तरफ ये काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स. इस डिस्क कॉइन को इसको स्लिप ना होने देने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है. जबकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम जानते हैं म्यू इनटू mg इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, नो डाउट. और एट द सेम टाइम इफ यू सी द
centrifugal force is given by the formula mr omega square. mr omega square इस फॉर्मूला से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला जाता है. अभी और ये हम समझ सकते हैं कि ये डिस्क जो है वो रेस्ट में कब रहेगा, मतलब कॉइन जो है वो रेस्ट में कब रहेगा. What can be the maximum speed of rotation of this disc so that the coin can be at rest? तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि conditions should be that the centrifugal force acting on this coin must be exactly equal to the frictional force acting on it. So that we can say centrifugal force, which is mr omega square, which has to be balanced by the frictional force, which is given by mu into mg. तो ये अगर हम इक्वेट करेंगे तो वापस एक बार mm कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर, एंड हेंस यू कैन से दिस विल बी म्यू इज इक्वल टू. तो अगर हमको म्यू निकालना है तो सिंपली हम यहाँ पे इसका रूट ले लेंगे. तो इससे हमको ये मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा अगर निकालना है तो हमको ये रूट लेना पड़ेगा और ये हमको मिल जाएगा आराम से, दैट इज द ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर. So this is going to be the formula for finding the angular velocity with which the disk should rotate, maximum angular velocity with which the disk can rotate, so that this coin doesn't fall or slip off. तो ये coin slip ना होने के लिए या skid ना होने के लिए जो maximum angular velocity required है, तो ये हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. और इवन फ्रीक्वेंसी जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा is actually equal to 2 pi n, that is where n is the frequency. So we can just replace it by that and get this 2 pi into n max, where n is the n max is the maximum frequency with which the disk can rotate, so that the coin doesn't fly or fall off. तो उसके लिए ये म्यू जी अपॉन आर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 pi को अगर नीचे लेके जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा n max is going to be equal to 1 upon 2 pi into root of म्यू जी अपॉन आर. तो ये जो इक्वेशन है ये हमको मिलता है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्क सो दैट इट कैन रोटेट, सो दैट द कॉइन डजंट फ्लाई और फॉल ऑफ. ये कॉइन नीचे न गिरने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड है, एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड है, वो इससे हमको मिलता है. और इवन ये भी हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हमने mr ओमेगा स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए, mr ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, जबकि यहाँ पे हमने mv स्क्वायर अपॉन r ये फॉर्मूला यूज किया था, अगर याद होगा तो ये mv स्क्वायर अपॉन r हमने फॉर्मूला यूज किया है. इट डजंट मैटर whether we use the formula mr omega square or we use it mv square upon r, no doubt, क्योंकि इससे हमको एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी मिल रहा है. ये एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी है, जबकि ये जो हमको मिल रहा है यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी. तो इसलिए वो उतना डिफरेंस तो ऑब्वियस है. तो यहाँ से हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है और यहाँ से हमको लीनियर वेलोसिटी मिल रहा है. इवन वी कैन डू वन थिंग, वंस वी गेट दिस लीनियर वेलोसिटी वी, तो इससे हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आराम से. If you want to find out the angular velocity, then we can use this formula v is equal to r into omega, जो कि ऑलरेडी पता है. तो वो अगर हम यूज करेंगे तो इससे हमको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r. इससे हमको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू v के बदले हम रख सकते हैं आराम से, जिसका जो वैल्यू है रूट ऑफ म्यू आर जी अपॉन r, जिसको फिर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे. अगर हम दोनों को अगर रूट में ले लेंगे, पूरा अगर रूट में डाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा आराम से रूट ऑफ म्यू आर जी. वो तो ऊपर है वैसा ही रहेगा, लेकिन नीचे जो आर है जो बाहर था रूट के, तो वो अगर हमने अंदर ले लिया तो इससे वो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा. और उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि आर आर कैंसिल हो जाएगा और हमको एक आर नीचे बचेगा और हमको मिलेगा रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर, विच इज गोइंग टू बी द सेम एज दिस वन हियर. तो यहाँ पे जो हमको फॉर्मूला मिला है वो और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही मिल रहा है. तो सिर्फ v इक्वल टू आर ओमेगा ये इक्वेशन यूज करने की जरूरत है, तो हमको उन दोनों के बीच में का रिलेशनशिप आराम से मिल जाएगा, नो डाउट. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर इन दिस चैप्टर एज वी टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम. तो अभी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है, द कंसेप्ट ऑफ वेल ऑफ डेथ. तो हमको ये वेल ऑफ डेथ के बारे में समझना है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द वेल ऑफ डेथ, and how the persons which are rotating in a wheel of death can effectively or easily can stand
इवन इफ देयर इज अ ग्रेविटी। उसके लिए लेकिन एक हम ऐसा करेंगे कि फिर से एक सिंपल सा वीडियो है, वो एक जस्ट कॉन्सेंट्रेट करके देखो, उसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा वीडियो है, जस्ट ऑब्जर्व दिस वीडियो। ओके, सो अभी जो हमने वीडियो देखा, इसके अंदर हम देख पा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक सिलेंडर जो था, तो सिलेंडर के अंदर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, और even if there is a gravity, but still they don't fall down. And why this happens, we have to understand in this derivation here. तो अभी इस डेरिवेशन के अंदर हमको यही समझना है कि ग्रेविटी के भी चलते हुए ये सभी जो टू व्हीलर राइडर्स हैं, तो वो क्यों नीचे फॉल डाउन नहीं होते हैं, और क्या उनके लिए रीजन होता है, कौन सा फोर्स उनके ऊपर काम करता है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरते, ये हमको अच्छी तरह से समझना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम कंसीडर करेंगे। लेट अस सी अ डायग्राम। ओके, सो कंसीडर दिस एज अ सिलेंडर। ये एक सपोज सिलेंडर है जिसके अंदर ही सब जो टू व्हीलर ड्राइवर्स है वो यहाँ पे घूमने वाले हैं। तो वी कंसीडर दिस एज अ ड्राइवर। देखिए यहाँ पे हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं जिसको हम ड्राइवर बोल सकते हैं, जो कि ऑफ डेथ के अंदर घूम रहा है। ओके, सपोज दिस इज द, वी कैन कंसीडर दिस एज अ पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोल देंगे इट्स अ ड्राइवर विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस तरह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो अभी कौन से फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो हम समझ सकते हैं आराम से। सबसे पहला फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है जो सर्कुलर मोशन की वजह से, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे centrifugal force will be acting on this vehicle in the outward direction, which is given by the mv square upon r or mr omega square. In general, we can call it as fc. Let us see. Okay. Next is about the normal reaction. ये जो surface है, ये surface इस person को इस direction में एक force exert कर रहा है जिसको हम normal reaction बोलते हैं। और इस force की वजह से ये जो person है वो इस तरफ नहीं जा रहा है, नहीं तो वो इस तरफ जाना चाहिए था। तो ये सरफेस बीच में होने की वजह से वो एक रुकावट पैदा कर रहा है उसको इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एन। ओके, और एट द सेम टाइम द पर्सन इज acted upon by a new force, that is gravitational force, which is vertically downwards. तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे गिरना चाहिए, नीचे स्लाइड होना चाहिए। लेकिन अभी जबकि हम देखते हैं कि वो नीचे गिरता नहीं है, और उसका रीजन यही है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पर्सन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हियर। तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है।
and we can call it as Fs. So ये चार फोर्सेस यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं, देखिए ठीक से। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। एक तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नो डाउट। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन जो उसको बैलेंस कर रहा है। तीसरा फिर है वेट वेट ऑफ द पर्सन विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और चौथा है इस वेट को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको नीचे खिसकने से बचा रहा है, नीचे स्लाइड होने से रोक रहा है। तो अभी इन चारों फोर्सेस के चलते ये जो पर्सन है वो सक्सेसफुली अगर रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता है, तो इसका मतलब जरूर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन हियर। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc must be exactly equal to the normal reaction, or at the same time second equation can also be written as this Fs, which is going to be equal to mg. Here mg is nothing but the gravitational force and Fs is going to be the frictional force here. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमको मिल गया दूसरा इक्वेशन दैट इज Fs is equal to mg, नो डाउट। अभी इन दोनों इक्वेशंस के साथ और एक हमको इक्वेशन पता है जो 11th स्टैंडर्ड में से हमने देखा था कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, एंड हेंस वी हैव दिस फ्रिक्शनल फोर्स टू बी इक्वल टू म्यू इनटू n, वेयर n इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो Fs इज इक्वल टू म्यू इनटू n। इस इक्वेशन के अंदर अगर सब हम वैल्यूज डाल देंगे तो Fs का ये जो वैल्यू है हमारे पास, तो अगर यहाँ पे रख दिया तो हमको मिल जाएगा mg, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू यहाँ पे म्यू एज इट इज इनटू n के बदले हमको ये वैल्यू डालना है उसका Fc जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। तो ये Fc हम यहाँ पे फिलहाल डाल देंगे। तो Fc कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइदर mv स्क्वायर अपॉन r और इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय m or omega square as we want. So if we replace it by that, then we get this mg as it is equal to mu into mv square upon r. So if we replace it here, then we again get that cancelled from both sides, and what we are left with is simply mu rg upon mu is equal to p square, and hence we can get that v is equal to simply root of rg upon mu. This is the equation for the maximum velocity with which the minimum velocity with which the two-wheeler rider must move it, so that it will not fall down, क्योंकि नहीं तो वो नीचे स्लाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात समझने हमको ठीक से कि Fc जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है mv स्क्वायर अपॉन r के ऊपर। मतलब जो व्हीकल का जो स्पीड है वो इससे अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से Fc बढ़ेगा, और Fc के बढ़ने की वजह से n भी तो बढ़ेगा, क्योंकि n जो है n डिपेंड्स ऑन Fc, एंड दैट्स व्हाई एज Fc इंक्रीजेस n इंक्रीजेस, एंड सिंस n इंक्रीजेस यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि n के ऊपर जो है वो Fs डिपेंड करता है। Fs मतलब ही क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना n ज्यादा होगा तो उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इन दैट केस विल बी सफिशिएंट टू होल्ड द वेट ऑफ द पर्सन। तो इसलिए हमको अगर इस पर्सन का वेट अगर बैलेंस कराना है तो उसके लिए सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, और फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है n के ऊपर, और n को बढ़ाने के लिए Fc को बढ़ाना पड़ेगा, और Fc को बढ़ाने के लिए ही v बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वेलोसिटी ज्यादा होना जरूरी है। तो दिस पर्सन कैन रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन ओनली व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाई इनफ। तो मतलब ये वेलोसिटी जो है वो सफिशिएंटली ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो पहला ही सर्कल अगर ले लेता है वर्टिकल या अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो स्टार्टिंग में ही अगर मूव करने लगता है, तो स्पीड बढ़ाने के पहले ही अगर वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो देयर इज अ चांस दैट इट मे स्लाइड डाउन। तो ये नीचे तरफ वो स्लाइड हो सकता है अगर उसका स्पीड सफिशिएंट नहीं है तो उसका यही रीजन है कि स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इन ऑर्डर टू गेट दैट मच फ्रिक्शनल फोर्स, sufficient frictional force which can balance the weight of the vehicle and person, we have to increase the normal reaction, and normal reaction can be increased only when velocity goes on increasing, and that's why the person in the well of death has to maintain a sufficient velocity, the minimum velocity it has to maintain so that it cannot slide down, and this is that minimum velocity which it has to maintain so as not to fall down.
तो ये जो है, this is the concept of well of death and this is the theory behind it. Now we'll see the next concept, that is about the banking of roads. So see here, banking of roads. What is banking and what is the angle of banking, and how the velocity or safety speed limit depends on the angle of banking. ये देखने के लिए हमको ये सब सिचुएशन देखना है, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो देख लेंगे, तो जिससे हमको क्लियर पता चलेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एग्जैक्टली. सो लेट अस सी द वीडियो. ये देखिए, सभी देख पा रहे हैं? आई होप सो. ओके, तो वीडियो में हमने देखा क्लियरली कि किस तरह से कोई व्हीकल जो है वो बैंक किया जाता है. तो बैंक करने का मतलब ही ये है, व्हाट डू मीन बाय द बैंकिंग इज, कोई भी व्हीकल जो होता है उसका जो आउटर एज है, मतलब जो उसका बाहर का जो एज है, इट हैज टू बी एट अ हायर लेवल देन द इनर लेवल, सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर एंगल. तो एक पर्टिकुलर एंगल पे वो रखा जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग. हम देख सकते हैं. अभी एक और बात कि जिस एंगल पे ओके, सो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि जिस एंगल पे ये रोड बैंक किया जाता है, सभी देख पा रहे हैं ठीक से. तो अभी अगर सपोज हम किसी भी इंस्टेंट पे इस कार का अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो उनको इस तरह से दिखाई देता है कि उसका जो रोड का सरफेस जो है, रोड का सरफेस का इनर लेवल, दिस इज कॉल्ड एज अ इनर लेवल, which is at the this inner edge, which is at the lower level than the outer level, outer edge. ये जो इसको बोलते हैं outer edge, ठीक है ना. और ये outer edge जो है वो at a higher level है, हम समझ सकते हैं आराम से. And this inner level, inner edge is at the lower level. You can see clearly, and hence we can see that the angle of banking, मतलब ये जो angle, the angle made by the surface of road with the horizontal, तो horizontal के साथ बना हुआ जो एंगल होता है, इसको ही हम एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं. So in this case it is theta. If we denote it by theta here, then we can see clearly that this angle will be denoted by theta, which is going to be the angle of banking. तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे थीटा. तो अभी हम देख सकते हैं इवन दिस फिनोमेना or this condition is called as the banking of roads. So what is banking of roads? We can understand. Banking of roads means the surface of road is kept inclined to the horizontal, so that its higher edge or outer edge is at the higher level than the inner edge, and this is called as the banking of roads.
and this banking of roads, and the angle made by the surface of the road with the horizontal itself is called as the angle of banking. And this angle of banking depends on velocity of the vehicle. कौन से velocity के ऊपर वो depend करता है, क्या what is the maximum velocity, वो हमको अभी यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा डेरिवेशन करेंगे। अभी फिलहाल पहला जो हम डेरिवेशन करेंगे ना, तो उसके अंदर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे बिल्कुल। तो अभी इस कार का जो क्रॉस सेक्शन है, ये हम थोड़ा सा अलग डायग्राम में सेम यही बात हम ड्रॉ करेंगे। देखिए नीचे हम देखते हैं कि सो एंगल ऑफ बैंकिंग, सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था जो हमने डिस्कस किया था। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड सपोज देयर इज अ बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये रोड जो है वो बैंक किया हुआ है इस कुछ ना कुछ एंगल पे, ये सपोज एंगल है, और यहाँ पे एक कार है। सपोज कार को हम एक पॉइंट से दिखा देंगे तो भी चलेगा। या अगर एक सपोज दिस इज द पॉइंट, center of mass of the car can be considered as a point, and what are the forces acting on that car, you can list them out। तो सबसे पहले जो फोर्स काम कर रहा है वो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, that is the weight of the car, so no doubt we can understand mg is going to be the weight of the car। दूसरा फोर्स उसके ऊपर काम करता है सर्कुलर मोशन की वजह से, जबकि वो इस डायरेक्शन में ये रोड है, तो ये रोड कर्व रोड के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी जरूर हो रहा है उसका। और उसकी वजह से इस सेंटर के अलोंग, मतलब सेंटर से दूर और रेडियस के अलोंग, तो एक फोर्स उसके ऊपर काम करेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे ठीक से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड आउटवर्ड्स लाइक दिस। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको हम FC से डिनोट कर सकते हैं आराम से। और तीसरा एक फोर्स है इस नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस ऑफ द रोड। ये सरफेस जो है वो इस व्हीकल को ऊपर तरफ खींचेगा, ऊपर तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं, which is always perpendicular to the surface of the road। We can denote it by N, capital N, that is called as a normal reaction। अभी इन तीन फोर्सेस के चलते हम समझ सकते हैं कि इस कार का जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये तीन फोर्सेस में से अगर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर इस तरफ ले लिया, FC के अलोंग अगर एक्स एक्सिस ले लिया और MG के अलोंग अगर वाई एक्सिस ले लिया, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से देखिए ठीक से, तो FC के तरफ हमने एक्स एक्सिस ले लिया है, सपोज ये एक्स एक्सिस है हमारा, और इस तरफ MG की तरफ जो है वाई एक्सिस है हमारा। तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि MG को और FC को रिजॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन श्योर कि N को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर अभी इस एंगल को हमने थीटा बोल के रखा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो जरूर ये एंगल जो है ये भी जरूर थीटा होगा। हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि देखिए ठीक से कि अगर ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का परपेंडिकुलर माना वर्टिकल MG है, नो डाउट ये MG इसको परपेंडिकुलर है, और अभी इस सरफेस के साथ ये जो रोड का सरफेस है वो थीटा एंगल कर रहा है, तो इसकी वजह से ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, अभी हम देख सकते हैं कि इसको जो परपेंडिकुलर है, ये वाला जो लाइन है, सपोज इसको परपेंडिकुलर हो, तो हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये लाइन को अगर हम उठा के अगर सपोज यहाँ पे अगर टच करते हैं, इस लाइन को अगर हमने उठा के यहाँ पे टच कर दिया, तो हम समझ सकते हैं आराम से। तो ऑलरेडी ये लाइन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही ऊपर के डायरेक्शन में, और जबकि यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है, यही एंगल यहाँ पे थीटा करके आ जाएगा।
हम समझ सकते हैं, क्योंकि द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। मतलब अगर इन दो लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो इसमें और इसका जो परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन का जो परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के बीच में भी जरूर उतना ही एंगल होगा जितना इनके बीच में है। तो इसलिए ये थीटा अगर है, तो इन दोनों के बीच में जब हम इसको आगे देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, तो ये एंगल भी जरूर थीटा होगा, और वही यहाँ पे हमको दिख रहा है, दैट इज दिस थीटा हियर, बिकॉज n is going to be perpendicular to the road surface here, and this mg is going to be perpendicular to the horizontal surface here, and that's why ये जो है थीटा जो एंगल यहाँ पे हमको दिख रहा है, वही एंगल यहाँ पे भी दिखेगा जरूर। चलो ठीक है, अभी हम समझ सकते हैं कि n can be resolved into two components. We have to think of this n to be made up of two different components. तो ये दो अलग अलग components का बना हुआ हमको इसको समझना है, जिसमें से एक component जो है वो हमको कंसिडर करना है as n sin theta, and दूसरा जो है वो n cos theta। जैसा कि हम जानते हैं कि n को अगर हम दो components में resolve करेंगे, तो उसका जो vertical component बनेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट जिस तरफ हम mg दिखा रहे हैं, तो वो एक्चुअली n cos थीटा को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट होने के कारण हम उसको mg n cos थीटा बोल देंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर n cos थीटा, ओके। एंड एट द सेम टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस n, तो इस n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, तो उसको हमको बोलना होगा जरूर n sin थीटा। दिस इज गोइंग टू बी n sin थीटा, so that if we use this and equate these forces, तो अभी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि FC is getting balanced by this n sin theta। तो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस n sin theta के बराबर है, तो इसलिए हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा FC is going to be equal to n sin theta, no doubt। Give this equation number 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देके रखेंगे। और अभी दूसरा इक्वेशन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि बन रहा है यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम यूज करके। तो वर्टिकल अगर देखेंगे तो mg जो फोर्स है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो है यहाँ पे n cos थीटा, इट इज गोइंग टू बैलेंस दैट। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस mg, so this is mg is going to get balanced by this n cos theta। And if we just give this as equation number 2, then we can understand that both of these equations can be divided। अगर इन दोनों equations को हम अगर divide करेंगे, तो उससे पहले अगर suppose इस FC को अगर हम replace करते हैं, समझो तो suppose इस FC को अगर हम replace कर देंगे mv square upon r के साथ, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा mv square upon r डिवाइड बाय mg। इक्वेशन को हमने डिवाइड किया है दोनों को, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, एंड दैट इज इक्वल टू, उस तरफ फिर हमको मिल जाएगा n sin थीटा इन द न्यूमरेटर व्हिच इज डिवाइडेड बाय n cos थीटा व्हिच इज देयर इन द डिनोमिनेटर। एंड इफ वी कैंसल दिस n आउट फ्रॉम बोथ दिस न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, then we can get this, and m also will get cancelled from numerator denominator, so as to get this as v square upon rg is equal to n cancel and tan theta we are left with, and hence we can say that v square is equal to rg tan theta, and hence v becomes exactly equal to root of rg tan theta, and this is going to be the formula for finding the safety speed limit along this banked road। अच्छा, अभी एक मिनट हमको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। All of you will disconnect once and just reconnect within a minute।